नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जून महीने का मार्गदर्शन लेकर मेष राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों में एक गजब का आत्मविश्वास होता है। नेतृत्व क्षमता बाय डिफॉल्ट उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इमीडिएट डिसीजन लेने में लाजवाब होते हैं, वहीं बड़े कोमल दिल के, सॉफ्ट हार्टेड और दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा कि आखिर आपके अंदर ये आत्मविश्वास और ऑन द स्पॉट ये डिसीजन लेने की क्षमता दे कौन रहा है? जी हां, आपके राशि के स्वामी मंगल देव की यह देन है कि आपके व्यक्तित्व को वैसा बनाते हैं, क्योंकि मंगल देव खुद में एक पावर हाउस है, एक ऊर्जा का नाम है। आपकी राशि है अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष राशि। जून का महीना आपके लिए संतुलन की मांग कर रहा है। आप चाहे गाड़ी चला रहे हो या पैदल जा रहे हो, अगर आपको अपनी गति सही रखनी है, अपनी चाल सही रखनी है, तो संतुलन अनिवार्य है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर संतुलन ना हो, आप क्या बोलते हैं, कैसे चल रहा है? चलना नहीं आता क्या? या ये कैसे ड्राइव कर रहा है? समझ रहे हो? वैसे ही मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना आपसे जबरदस्त संतुलन की मांग कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जीवन में हर पल आगे बढ़ने के लिए हमारे त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो सृष्टि की रचना की है, उन्होंने 9 ग्रह बनाए हैं हम मानवों की धर पकड़ के लिए। कर्मों के अनुसार उनके फल को देना। कोई भगवान आपको बैठकर देख नहीं रहे। बोलते ना भगवान सबको देख रहा है, उनके पास इतना समय नहीं है। उन्होंने 9 ग्रहों को रिक्रूट कर दिया है कि आप देखो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये रिजल्ट देना 9 ग्रहों के अधीन है, यानी कि पूरा का पूरा जो मानव जीवन है वो 9 ग्रहों के अधीन है। आप चाहे कितने भी चतुर हो, चालाक हो, स्मार्ट हो, ओवर स्मार्ट हो, 9 ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकते। अगर बच सकते तो आज वो आप सब कुछ कर रहे होते या पा चुके होते जो आप पाना चाहते थे। 100 में से 95% लोग क्या चाहते हैं? बहुत सारा पैसा, पावर, प्यार, एक अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन क्या सभी के पास है? अगर आप आस पड़ोस नजर डालें तो हर व्यक्ति आपको स्ट्रगल करता दिख रहा होगा, चाहे वो अरबपति खरबपति ही क्यों ना हो, किसी ना किसी पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इतना मजबूत शक्तिशाली दिमाग होने के बावजूद कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं? दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत इस मुद्दे से इसलिए कर रहा हूं कि आपके राशि के स्वामी मंगल देव अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे जून कर्क राशि में ही नीच के होकर गोचरस्थ है। चतुर्थ भाव में जो मंगल का दिग्बली भाव है, एक मजबूत मंगल जिनकी कुंडली में हो, वो सेना का बड़ा अधिकारी बन सकता है, पावर में जा सकता है, एक बड़ा राजनीतिज्ञ बन सकता है, घर गाड़ी बंगला ऐसो आराम पा सकता है। वहीं किसी की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो जाए तो अपराधी और आतंकवादी भी बन सकता है।
तो मंगल की मजबूत स्थिति जन्म पत्रिका के साथ साथ गोचर में भी अनिवार्य है, और खासकर मेष राशि के जातकों के राशि के स्वामी वही है। तो आपके लिए तो मैंडेटरी है कि मंगल के अंदर अंदरूनी पावर होना चाहिए, जो कि इस महीने आपको प्राप्त नहीं हो रही। तभी मैं कह रहा हूं संतुलन अनिवार्य है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव आपके प्रथम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। प्रथम भाव रिप्रेजेंट करता है आपका सर्वस्व, स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपका सब कुछ ओवरऑल। वहीं अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं को इंगित करता है। अचानक आने वाली परेशानियां या अनवांटेड चीजें या सडन जो आपको कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। वहां के स्वामी मंगल हैं और वो कमजोर स्थिति नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उनके अंदर डिफेंड पावर नहीं है। तो अगर आप संतुलन बनाकर नहीं चलते हैं, जिसकी बात मैंने आपको प्रारंभ में करी, कहीं ना कहीं आप समस्याओं में फंस सकते हैं। जब से मंगल नीच हुए हैं, मंगल के कारक तत्वों में आपने कमी देखी होगी। और नीच होने की तो बात छोड़ें, जब वो मिथुन राशि में ही आ गए थे, तब से जो ग्रह, कोई भी ग्रह समझिएगा, कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि की ओर जा रहा होता है, जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो ये नहीं कि सिर्फ जून में ही वो नीच के रहेंगे। उसके पहले और उसके बाद वाली राशि में भी उनके पास बल की कमी होती है। अभी तो बिल्कुल माइनस में। तो मंगल के कारक तत्वों से जुड़े हुए लोग, मंगल के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को 100% कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होगी, या चीजें स्लो मोशन में ड्रैग हो रही होंगी। उन्हें समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं हो रहा होगा। जैसे मंगल के कारक तत्व क्या है? मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद के काम, कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा, या अपने विरोधियों पर विजय की प्राप्ति अगर आप करना चाहते थे, या अगर मंगल कमजोर है तो आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, आपके कर्जे आप पर हावी हो सकते हैं, आपको अचानक पैसे का नुकसान हो सकता है। अब क्या करें? इससे बचने के लिए मैं आपको उपाय वीडियो के अंत में बताता हुआ जाऊंगा। आइए पहले बात करते हैं जून के महीने में कौन कौन से गोचर हैं और ये आपको किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। जून का सबसे पहला गोचर बुध का होगा, जो आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, आपके रिस्क लेने वाले भाव के स्वामी होते हैं, प्राकर्मेश, तृतीयेश, और आपके छठे भाव के स्वामी, रोग शत्रु ऋण से बचाने वाले, संघर्षों के भाव के स्वामी होते हुए अभी फिलहाल बुध का गोचर प्रथम भाव में था। वहां राहु भी थे, राहु के साथ वो युतिगत अभी हैं, वो 7 जून को निकलेंगे, यानी कि राहु के साथ वो जड़त्व में है। तो आपकी मानसिकता या रोग शत्रु के ऋण के स्वामी होते हुए जब राहु के साथ बुध हैं और समय समय पे अस्त भी रहे, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक जड़ता देखी होगी अपने आप में। यानी कि चीजें सब कुछ ठीक चल रही है, नथिंग बैड, बट आपका दिमाग जिस लेवल पे समस्याओं का हल ढूंढ पाने में सक्षम हो सकता था, उस लेवल पे कहीं ना कहीं नहीं सोच पाया। यानी कि मेंटल परफेक्शन जिसे कहते हैं, मेंटल शार्पनेस जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं असंतुलित रही। तो 7 जून को राहु से उनकी जड़ता समाप्त होगी और वो आपके धन के भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हुए आपके धन के भाव में, लिक्विड भाव में, सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे। वहां पहले से सूर्य है वृषभ राशि में, बुध आदित्य योग बनेगा, अचानक से मेंटल शार्पनेस आ जाएगी 7 जून के बाद। लेकिन 19 जून को फिर अस्त हो जाएंगे सूर्य से नजदीकी डिग्री पे आने के कारण, और 24 जून को पुनः बुध गोचर करते हुए थर्ड हाउस में, जो कि
उनकी अपनी ही राशि है, मिथुन राशि, स्वराशि में आ जाएंगे। तो जब बुध अपनी राशि में आएंगे तो सोचिए बुद्धि की क्या पराकाष्ठा होगी। तो आप चतुर हैं, चालाक हैं, इंटेलिजेंट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन 1 जून से 7 जून, फिर 19 जून जब वो अस्त होंगे और फिर जब वो तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो अचानक से पूरे महीने में 3 तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसी बीच सूर्य भी वृषभ राशि से निकलते हुए 15 जून को मिथुन राशि में 3rd हाउस में जाएंगे और फिर से बुध का आदित्य योग बनेगा, सूर्य बुध का। मेंटल शार्पनेस बनी रहेगी, लेकिन नजदीकी डिग्री होने के कारण सूर्य से बुध अस्त होते रहेंगे, यानी कि मेंटल फ्लक्चुएशन, आपकी बुद्धि की जो तीव्रता है, ऐसा नहीं कि आप बुद्धिमान है तो अचानक डंब हो जाएंगे, नो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंड को जिस लेवल पे काम करना चाहिए कहीं ना कहीं उस लेवल में आप फ्लक्चुएशन महसूस करेंगे। ये कौन महसूस कर सकता है? देखो, स्टूडेंट्स महसूस कर सकते हैं, पढ़ाई में जिस लेवल पे उनका मन लगना चाहिए, या जो लोग लेखक हैं, राइटर हैं, कुछ अच्छा लिख रहे हैं, क्रिएटिव सोच रहे हैं, उन्हें इन चीजों को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करने में आसानी होगी। तो ओवरऑल बुध आदित्य योग जब भी बनेगा 7 जून के बाद, बुध का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देता हुआ समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको युक्तियां देता चला जाएगा। ये समय लाजवाब है, एक वर्ड में अगर कहूं तो ये समय लाजवाब है यदि आपने संतुलन बना लिया और अपनी समस्याओं से आप अपने आप को बाहर निकाल कर ले आए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगले गोचर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा कहां है। दोस्तों, जब आपके राशि के स्वामी नीच हैं तो समस्याएं आनी स्वाभाविक है। अभी 4th भाव में मंगल शुक्र की युति की भी बात करूंगा, लेकिन आप समझिए बात को, देखिए समस्याओं से कैसे निकले। एक बार बुध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो जब वो आए तो उनके हाथ में एक रस्सी थी, मोटी सी। तो शिष्य सोचने लगे आज पता नहीं क्या शिक्षा देने आए हैं गुरुदेव। तो बुध बैठे, उन्होंने रस्सी को दिखाया कि शिष्यों इसे देखो। तो सभी ने बोला यस ये रस्सी है। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाई बैठे बैठे। उन्होंने बोला बच्चों अब ये बताओ कि ये रस्सी अब कैसी है, कुछ बदलाव देख पा रहे हो? तो शिष्य बोले गुरुदेव ऐसे तो मूलभूत तरीके से अगर देखें तो रस्सी तो वैसे की वैसी है, उसका मूल स्वभाव तो वैसा ही है, बस आपने इसमें 3 गांठें लगा दी है। बुध मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, अब मैं इसे खोल देता हूं। तो एक छोर इस हाथ से पकड़ा और दूसरा नीचे छोर इस हाथ में पकड़ा और उसको एक दूसरे की तरफ खींचने लगे अपोजिट डायरेक्शन में। बोले कि मैं इसे खोल रहा हूं। तो शिष्यों ने बोला कि गुरुदेव ये तो और कस जाएगी। गुरुदेव बोले यही मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं आज। जीवन में समस्याएं इस रस्सी पे पड़े गांठ के जैसी है, जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। अपनी समस्याओं को हम खुद पैदा करते हैं। और जो मैं इसे खींच रहा था, जब समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है तो बिना सोचे समझे हम उसे सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके कारण समस्याएं और गहरा जाती है। आपकी जो समस्या है, अगर बिना सोचे समझे आप उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं तो जो उसकी पकड़ होती है आपके ऊपर, वो और मजबूत होती चली जाती है और आप समस्याओं के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो बुद्ध ने बोला कि
शिष्यों, अगर मुझे इसे खोलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो शिष्यों ने जवाब दिया कि इसे पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बुद्ध ने बोला कि यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर हमें अपनी समस्याओं को सुलझाना है तो पहले ध्यान से देखना पड़ेगा कि यह समस्या आखिर हुई क्यों। कोई भी रिएक्शन आपके एक्शन के बाद ही आता है। कोई भी दूसरा पागल नहीं है कि आपके ऊपर पलटवार कर देगा। समझो बात को। कोई भी आता है, वो बोलता है गुरुदेव आप ये बताइए कि मेरे अंदर जो अहंकार आ गया है मैं इसे कैसे समाप्त करूं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अहंकार आया क्यों, क्रोध कैसे समाप्त करूं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्रोध आने की जड़ क्या थी। पैसे का नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आप अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, कोई डील नहीं हो रही है, कुछ समस्याएं हैं, जॉब में कुछ अड़चने हैं, कॉम्पिटिशन्स नहीं फेस कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जा रहे हो। आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि आखिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान वहीं कहीं है। चाहे प्रोफेशन का मामला हो, करियर का मामला हो, चाहे वो आपके प्यार का मामला हो, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो आपकी जिंदगी की कोई भी परेशानी हो, वो आपकी आंखों के सामने ही उसका समाधान है। दोस्तों, भगवान जब कोई समस्या देते हैं तो उसके साथ उसकी चाबी भी पकड़ाते हैं। अगर मैं अपने बात को थोड़ा करेक्ट करूं तो भगवान कोई समस्या देते ही नहीं है। जो समस्या आप पैदा करते हो और बाद में ये बोलते हो हे भगवान आपने ये समस्या क्यों दी, प्लीज समाधान दो। भगवान ने समस्या नहीं दी है, आपने खुद क्रिएट किया है, उस रस्सी में खुद गांठ लगाई। तभी मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो हमारे इतने देवी देवता हैं, माता लक्ष्मी है, हनुमान जी हैं, माता बगलामुखी हैं, वो हमारे लिए सुप्रीम पावर है। लेकिन उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो 9 ग्रह बनाए। कोई ग्रह उच्च का हो रहा है, कोई नीच का हो रहा है, कोई पापी ग्रह से कंजक्शन कर रहा है, कोई शुभ ग्रहों के साथ मिलकर योगा योग क्रिएट कर रहा है। तो ये जो नफा नुकसान होने की जो प्रक्रिया है या समस्याओं में फंसने या निकलने की जो प्रक्रिया है, कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया है 9 ग्रहों को। शनिदेव आपके कर्मों पर निगाह रख रहे हैं, मंगल देव आपको एनर्जी दे रहे हैं, चंद्रमा मन सो जाते, चंद्रमा मन को नियंत्रित कर रहा है, बुध आपका इंटेलिजेंस है, शुक्र आपका परफेक्शन है, राहु केतु क्या है, आग में घी डालने का काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, बृहस्पति देव क्या है, क्रिएटिविटी है, आपके विचार है। तो सब कुछ आपके अंदर है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज योर कर्मा। आपने कोई भी काम जिस तरीके से किया है जीवन में उसका रिजल्ट वैसे ही आया। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। समस्याएं भी आपने क्रिएट की है और उसका समाधान भी आपको ही करना पड़ेगा। वहीं शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में है जो आपके धनेश है। और शुक्र कौन है? परफेक्शन का कारक, लग्जरी, मेंटल परफेक्शन। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आप एविएशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा समय, सफलताओं का समय। वहीं अगर आप गायन के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से या कोई भी कला के क्षेत्र से, नृत्य, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, अगर इन चीजों से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग करते हैं या आप उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं,
एक बड़े लाभ को दिखाता हुआ शुक्र के चतुर्थ भाव का गोचर, क्योंकि मंगल के साथ जब शुक्र युति करता है, और चूंकि आपका धनेश भी है और सप्तमेश भी है, पार्टनर सपोर्ट को दिखा रहा है। वहां मंगल के साथ जब वो युति करेगा, भले ही मंगल नीच के है, लेकिन युति का जो ये प्रभाव आता है ना, जुनून देता है आपके अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, जिसे आपका एक बाय डिफॉल्ट जो आपकी प्रॉपर्टी कहते हैं, और निकल के आएंगे सामने। हम सभी का दुर्भाग्य है कि पैदा होते ही हमारे माइंड में सिर्फ कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स डाल दिए जाते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, या कुछ बिजनेसमैन जो फैमिली होते हैं, भाई हमारे बिजनेस को ऑपरेट करो। लेकिन भगवान ने आपको एक यूनिक कोड देकर पैदा किया है। हर आदमी के अंदर टैलेंट है। पूरी दुनिया में भगवान ने सिर्फ एक अमिताभ बच्चन को पैदा नहीं किया, सिर्फ एक लता मंगेशकर को पैदा नहीं किया, वैसे हजारों लाखों करोड़ों हैं। लेकिन उनमें फर्क यही है कि उन्होंने अपने बेसिक जो इंटरनल टैलेंट है, जो उनके इंस्टिंक्ट है, उनकी कला है, उन्होंने उसको फोकस किया। मैंने कई बार समझाया है, जिंदगी में फोकस अनिवार्य है। सनलाइट होती है, कभी कभी हम एक लेंस लेकर अगर उसे एक पेपर पे फोकस करते हो, पेपर जलने लगता है। उसी तरीके से हम सभी के अंदर टैलेंट है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते। क्यों? लैक ऑफ फोकस। आपको चलना आता है ना? आपको दौड़ना भी आता है, गाना भी आता है बाथरूम में, सब कुछ आता है, लेकिन वो क्या है? एक एवरेज स्किल है। वही किसी ने दौड़ने पर फोकस किया तो पीटी उषा बन गई, किसी ने गाने पे फोकस किया तो लता मंगेशकर, किसी ने डांस करने पे फोकस किया तो माइकल जैक्सन बन गया। फोकस अनिवार्य है। तो आप अपनी जिंदगी में अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को पहचाने कि भगवान ने क्या देकर नवाजा है आपको। तो ये मंगल शुक्र का जो ये कंजक्शन है आपके चतुर्थ भाव में, आपके उसी पागलपन को बाहर लाने के लिए बहुत बड़ी मदद कर सकता है। परफेक्शन के कारक शुक्र के साथ आग मंगल, जुनून, जोश। वहीं अगर हम फिजिकल बात करें, शारीरिक रूप से बात करें, तो जब शुक्र और मंगल का मिश्रण होता है, शुक्र है प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, और मंगल है आपका ब्लड, रक्त, पौरुष शक्ति, करेज। दोनों का जब मिश्रण होता है तो लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स को ढूंढते हैं, प्यार को ढूंढते हैं। प्यार में पागलपन की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। जबरदस्त कंजक्शन है। अगर मैं मंगल शुक्र के ऊपर बोलना शुरू करूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए आपके अंदर ये जुनून डालता है। अगर आपने अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर दिया तो ये जो टाइम पीरियड है इस गोचर का, मंगल शुक्र के गोचर का, आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। साथ ही फैशन से जुड़े हुए, पत्रकारिता, मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए, एविएशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये काफी शानदार युति कई नए तरह के अवसरों को दिखाती हुई। इस समय आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। कमी सिर्फ कहां है? आपके राशि स्वामी के बल में। क्या करें? तो मंगल जब अशुभ होते हैं ना, तो बड़े जिद्दी हो जाते हैं, बड़े संघर्ष दे देते हैं। राहु के साथ आ गए तो अंगारक दोष बना देते हैं। शनि के साथ भी बहुत अच्छा नाता नहीं है। तो
ट्रबल देने में मंगल बहुत ज्यादा प्रबल है। शनि और राहु तो कहीं पॉइंट में भी नहीं आते उनके साथ। जितनी शादी में प्रॉब्लम होती है, मांगलिक दोष का नाम सुना होगा, मंगल के कारण ही होती है। जितने स्ट्रगल, चैलेंज, शत्रु का हावी होना, लीगल केस, मुकदमे, मर्डर, खून, कत्ल, वायलेंस, बम विस्फोट, ये वो जितनी चीजें हैं ना, वो मंगल के अधीन आती हैं। इसीलिए मंगल, उसको नजरअंदाज अगर आपने कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मंगल को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपके शरीर की शक्ति है। अब इसे कैसे ठीक करें? मेरा पॉइंट यह था कि लगन के अनुसार मंगल अगर शुभ है, लेकिन आप स्थिति देखें कि आपके चार्ट में मंगल उच्च के हैं या नीच के। जैसे कर्क राशि में नंबर 4 में अगर लिखा होगा तो नीच के हैं, अगर मकर में होंगे तो उच्च के हैं। दोस्तों, मंगल के चतुर्थ भाव में निचस्थ होने के कारण कुछ सावधानियां अगर आप रखें तो बहुत आवश्यक होगा। देखिए, जैसे जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में अगर मंगल होता है तो जो मांगलिक दोष की जो अशुभता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल की वहां से चौथी दृष्टि 7वें भाव पर जा रही होती। तो दोस्तों, जिन जातक या जातिका के मैरिज में कोई समस्या आ रही, शादी नहीं हो पा रही है, लेट होता जा रहा है मामला, बात चलती है लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से रुक जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, या शादी के बाद भी पति पत्नी में बनाव की स्थिति नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अगर आप कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे तो मंगल की ये स्थिति, मैं माफी चाहूंगा लेकिन अभी आपको सपोर्ट नहीं दे पा रही है, और पूरे जून अभी दे नहीं पाएगी, बल्कि इस समस्या को और भी बढ़ा सकती है। तो यहां सावधानी रखनी है। 1 महीने के लिए हो सके तो इन गतिविधियों को टालें, वाद विवाद से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। वहीं कोई भी वाद विवाद जो कि कोर्ट कचहरी मुकदमे पुलिस इत्यादि से जुड़ा हो, विरोधियों से जुड़ा हो, दुश्मनों से जुड़ा हो, शत्रुओं से जुड़ा हो, वहां पे छेड़छाड़ अभी ना करें। मंगल में कमजोरी है, चाल उल्टी पड़ जाएगी, तो यहां पे सावधानी रखनी है। भूमि से संबंधित रियल एस्टेट्स के मामले अगर कुछ उलझे हुए हैं, जून के महीने में मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा सहायता मिलती दिख नहीं रही है, तो सावधानी से आगे बढ़ें। कभी भी कोई भी गोचर हो जाए, कार्य किसी का नहीं रुकता, हर कोई कर्मशील रहता है। अब हमें देखना होगा कि हम अपनी समस्याओं पर, जो ये चैलेंजेस हैं, उस पर हम किस टेक्निक से विजय पाएं। अब मान लो कि आपके चार्ट में भी नीच के हैं और गोचर में भी नीच के हैं, तो आप चले गए माइनस में, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मान लो आपके चार्ट में राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है, यह दोष अच्छा नहीं होता, अंगारक दोष बन रहा है, या दशा वगैरह भी राहु की चल रही है या मंगल की चल रही है, वो एक्टिव है। अब राहु मंगल को दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल पे राहु ने डोमिनेंसी क्रिएट करके रखी है। अब मंगल हो गए नीच गोचर में, अब क्या होगा? वहां पे उस दोष की जो अशुभता है वो और बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? राहु की शांति करें, मंगल को शुभ बनाने की पूरी कोशिश करें। कैसे होगा? मंगल अगर पत्रिका के अनुसार शुभ है तो रेड कोरल पहन सकते हैं, अगर अशुभ है तो उसके दान मंगलवार को होने ही चाहिए। खास करके अगर मंगल के नक्षत्र हैं
उस दिन अगर आप दान करते हैं मंगल के तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आता है। जैसे मंगल का दिन है, नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा कोई भी हो, मंगल का दिन हो, उस दिन अगर आप दान करेंगे बहुत अच्छा होगा। तो लाल चीजों का दान करें। अनार का दान कर सकते हैं, जैगरी यानी कि गुड़ का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। लाल चीजों का दान करें। जिनके मंगल अशुभ हैं, लाल कपड़े, लाल कलर की चीजों से परहेज रखें। मंगलवार को कोई भी शुभ काम करने से बचें। साथ में अपने नक्षत्रों का ध्यान करते हुए काम करें। दोस्तों, मंगल देव की अनुकूलता के लिए, उनमें मजबूती के लिए, बल देने के लिए जून में आपके हर काम बने, समस्याएं सुलझे, उसके लिए क्या करना है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। जितनी ज्यादा संख्या में जाप कर पाए करें। एक माला 108 रिपीटेशन होती है। ऐसे केस में जब मंगल नीच के हैं तो कम से कम 9 माला 9 इंटू 108 पर डे करनी चाहिए। कोई बिल्कुल सक्षम नहीं है, फिर भी 3 माला तो मैंडेटरी है। अब यहां पे अगर मैं उपाय बताऊंगा, कुछ लोग बोलेंगे 10 बार कर लूं तो नहीं चलेगा, 1 माला कर लूं तो नहीं चलेगा। फिर वही बात है, डॉक्टर बोल रहा है जी 1 टैबलेट ले लो, तो आप बोल रहे हैं आधा ले लूं तो नहीं चलेगा। लोग अपनी समस्या सुलझाना ही नहीं चाहते। अगर मैं बोलूं रेड कोरल पहन लो, अभी तो बजट नहीं है। आप कभी डॉक्टर को बोलते हो कि दवाई नहीं लूंगा, मेरा बजट नहीं है? यानी कि आप बस पूछ रहे हो, जब करने की बात आती है आप सीरियस नहीं। बजट की बात नहीं होती, प्रायोरिटी की बात होती। तो आप हिंदू हैं, सनातन धर्म आपका धर्म है, ज्योतिष शास्त्र आपकी अपनी विद्या है, आपके मार्गदर्शन के लिए है। आप अगर इसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। हमारा कार्य है आपको सही मार्गदर्शन देना, ताकि आप हर तरह की समस्याओं से बचे रहें, जीवन में हर तरह की सफलताओं को प्राप्त कर पाए। दोस्तों, वहीं जून का सबसे महत्वपूर्ण गोचर 17 जून को कर्मफलदाता शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल शनिदेव जनवरी से लेकर 2.5 वर्षों तक आपके लाभ के भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। प्रॉमिस यह है शनिदेव का कि 2.5 वर्षों तक आपको लाभ ही लाभ देते रहेंगे, क्योंकि शनि का गोचर 3, 6 और 11 भाव में जन्म चंद्रमा से अति शुभ माना जाता है। यानी कि गोचर के आधार पर शनिदेव का यह गोचर आपके लिए, मेष राशि के जातकों के लिए अगले 2.5 वर्षों तक बेहद अनुकूल है, हर तरह के लाभ के लिए। यहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। इस पर मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं, वो जरूर देख लीजिएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा। शास्त्रों की एक लाइन बता देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है शनिदेव के वक्री होने पर। शास्त्र कहते हैं क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। इसका मतलब क्या हुआ? क्रूर ग्रह अगर वक्री होते हैं तो महाक्रूर हो जाते हैं, और वहीं शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो महाशुभ हो जाते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि आपको अपनी कुंडली जरूर देखनी चाहिए, एनालिसिस करवानी चाहिए, और पहले यह देखना चाहिए कि शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में शुभ बैठे हैं या अशुभ बैठे हैं। अगर शुभ बैठे हैं तो महाशुभ रिजल्ट देंगे, अशुभ बैठे हैं तो अशुभ रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस आपको क्या क्या करना है, मैं शनिदेव के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं, वो देखिएगा, उसमें सारे उपाय आपको
बताए जाएंगे। और दोस्तों, आपसे आग्रह है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी जो अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा पा रहा है, किसी भी कारण से फी देने में सक्षम नहीं है, अपनी कुंडली के एनालिसिस कराने में सक्षम नहीं है, और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्म की तारीख, समय और स्थान लिखें और अपनी एक समस्या लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब आपको अवश्य दूं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।